मुमलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कोई चीज क्लेम कर सकते हैं जो लॉ रिकॉग्नाइज ना करता हूं? मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या आप सड़कों पे यहां शराब पी के फिर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या आप मल्टीपल मैरिजेस पाकिस्तान में कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या आप मल्टीपल मैरिजेस इंग्लैंड अमेरिका में कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सो किसी भी राइट को एंजॉय करने के लिए यह बहुत जरूरी है, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अच्छा, जब आप ये बात करते हैं तो हमारे यहां जो आप लोगों का डोमेन है दैट इज क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसके 3 पिलर्स हैं लॉ की डोमेन में। स्टेक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा, लॉ के डोमेन में इसके 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस खड़ा हुआ। नंबर 1, योर सब्सटैंटिव लॉ। Number 2, your procedural law. Number 3, your executive law. Now here comes a question कि substantive law क्या चीज है? जो मेरे भाई ने उधर अभी बात की है, तो इसको डिफाइन इस तरह करते हैं जस्टिस फजल करीम अपनी किताब के अंदर, और आप लोग जितने भी क्रिमिनल साइड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं, ऑपरेशन को नहीं इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं, जरूर जस्टिस फजल करीम साहब की किताब है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो खरीदिएगा। ऑक्सफोर्ड वालों ने छापी भी, आपको बहुत फायदा होगा। और वो बिलखुसूस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है जो कि अदालतों में आपको एक अच्छा सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। तो जस्टिस फजल करीम साहब कहते हैं आपका सब्सटैंटिव लॉ एक ऐसी चीज है जो 4 चीजों के ऊपर बेस करता है। राइट्स जो मैंने आपको बताया, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एंड लाइबिलिटीज। 4 चीजों के अलावा 5वीं कोई चीज नहीं है। मेरा राइट टू लाइफ है, कोई मुझे कत्ल नहीं कर सकता। रियासत की यह जिम्मेदारी है इस चीज को इन्फोर्स करे कि मेरे राइट टू लाइफ को कोई सलब नहीं करेगा। आप लोग तमाम के तमाम लोग एज अ सोसाइटी, आपके ऊपर यह ऑब्लिगेशन है कि इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि हर बंदे का राइट टू लाइफ है। और लाइबिलिटी क्या है? उबी जुस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। कि अगर मैं किसी की राइट टू लाइफ को सलब करता हूं तो मुझे सजाए मौत होगी अदालत के अंदर। सो ये 4 चीजों के ऊपर आपका पूरा का पूरा सब्सटैंटिव लॉ बेस करता है। अच्छा, अब एक सवाल दिमाग में आता है, आप पाकिस्तान पीनल कोड जो कि 1860 के अंदर आई, लॉर्ड मैकाले ने लिखी, इस पूरी की पूरी किताब को अगर आप देख लें ताजीरात पाकिस्तान को, तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक हिस्सा है जो डिफाइनिंग सेक्शंस है, कत्ले अम्द क्या है, चोरी क्या। आई बिलीव कि अभी आपको कोई 302 की मिसल वगैरह नहीं दी गई होगी, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि मेरी लॉ ऑफ मर्डर पे बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस जब आया पाकिस्तान के अंदर 1979 एंड ऑनवर्ड्स, उसने बहुत अच्छा आपका इंग्लिश लॉ था, मैनस्लॉटर, होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड, इनकल्पेबल होमोसाइड। किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस ने क्या किया, आपके कत्ल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला कत्ले अम, कत्ले शबीयम, कत्ल बिस्सबब, कत्ले खता। मैं इन तीनों चीजों को छोड़ता हूं, सिर्फ कत्ले अम पे रहता हूं। कभी आप मेरे इस चीज को बताने के बाद ताजीरात पाकिस्तान बेशक उर्दू में उठा लीजिएगा और इस चीज को जरा सर्च आउट करने की कोशिश करनी है आपने कि है तो कत्ले अम्द, लेकिन उसमें 3 किस्म की सजाएं दी गई हैं। एक सजा किसास के तौर पर सजाए मौत, दूसरी सजा ताजीर में सजाए मौत या उम्र कैद, और तीसरी सजा सी के अंदर 25 साल। कि है तो कत्ले अम्द, लेकिन 3 डिफरेंट सजाएं। चलो किसास को आप छोड़ दें, वो मैकेनिज्म और है। कभी सोचिएगा इस बात के ऊपर कि ताजीरात पाकिस्तान के सेक्शन 3 सब सेक्शन 20 के अंदर, क्लॉज बी के अंदर, उन्होंने ताजीर के अंदर उम्र कैद और डेथ पेनल्टी क्यों रखी? और भाई ऐसा क्या है सेक्शन 300 के अंदर कि है तो कत्लेअम, कैसा कत्लेअम होगा तो सजाए मौत देंगे, कैसा कत्लेअम होगा तो उम्र कैद होगी। और इस चीज का तयन आप लोग बतौर पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और एक सवाल है मेरे दिमाग में, और जब मैं किसी
क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की ट्रेनिंग में जाता हूं, आई डू आस्क दिस क्वेश्चन, कभी आपने इस बात को सोचा है कि ताजीरात पाकिस्तान 1860 के अंदर पाकिस्तान इंप्लीमेंट हुई, ऑल इंडिया पाकिस्तान, और इसको रेगुलेट करने वाला लॉ 1898 में क्यों आया? यानी सवाल यह बनता है कि उन 38 सालों में आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं था रेगुलेट करने के लिए। कहा कि हाकिम हमेशा महकूम का पहले कंडक्ट कंट्रोल करता है, और ताजीरात पाकिस्तान आपका कंडक्ट कंट्रोल करती है। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करोगे तो ये हो जाएगा, और जब सोसाइटी का रिस्पांस आता है उसके मुताबिक प्रोसीजर शेप अप किया जाता है। और यही इन केस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड एंड सीआरपीसी हुआ। सो बात यहां पे ये समझ आई कि ताजीरात पाकिस्तान आपके कंडक्ट को कंट्रोल करती है, और ताजीर जो आपकी ज़ाब्ता फौजदारी है ये आपको मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। एंड आई टेल यू वन थिंग विद अ वेरी गुड एग्जांपल। एक जज हुए, majority of the seniors sitting here, they must know that honorable judge, Justice Khalilur Rahman Ramde साहब। खलीलुर रहमान रमदे साहब की कोर्ट में एक दफा मैं अपने वालिद साहब के साथ पेश हुआ, तो मैं बैठा हुआ था, तो खलीलुर रहमान रमदे साहब ने ज़ाब्ता फौजदारी का हवाला देते हुए, और एक पुलिस ऑफिसर वहां पे मौजूद था, और उन्होंने एक बहुत ऐसी बात की जो कि मुझे शायद उस वक्त समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाए कि ज़ाब्ता फौजदारी में जितनी पावर्स उसके पास है, तो शायद मैं प्रेफर करता कि मैं पुलिस ऑफिसर बनता रादर देन टू बिकम अ जज। जिसकी क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन है 160। आप किसी भी बंदे को किसी भी चीज में किसी भी वक्त कहीं पे भी जब चाहे तलब कर सकते हैं। क्या कोई जज कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुजरे हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी पाकिस्तान के अंदर, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान को साहब। और मेरा उस वक्त ये बड़ा हम्बल सा आर्ग्यूमेंट था कि अगर पुलिस ऑफिसर्स को 173(5) में एम्पावर कर दिया जाए, आपको किसी मॉडल कोर्ट्स की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि 173(5) में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एसएचओ टू प्रोड्यूस द विटनेसेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बट हम शॉर्टकट्स की तरफ चले गए कि मॉडल कोर्ट्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इस वजह से इफ यू लुक एट द सीआरपीसी, द ज़ाब्ता फौजदारी, इसको समझना बहुत दफा ट्रायल के अंदर, बेल स्टेज के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, एंसिलरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर आपकी जो इनकेपेबिलिटी है, नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआरपीसी है, हम लॉयर्स बतौर उसका फायदा उठाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पोस्ट 9th मई इंसिडेंट, जितनी भी रिपोर्ट्स आई कोर्ट के अंदर, हम लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया लीगली एंड टेक्निकली। बिकॉज अगर ज़ाब्ता फौजदारी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता, और उसके लिए आपकी अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इस प्रेस्टिजियस स्कूल ने इन ट्रेनिंग्स का आगाज किया है, क्योंकि आपके अंदर हमेशा देयर इज अ रूम टू इंप्रूवमेंट। और अगेन मैंने जिस तरह कहा, दैट इंग्लिश कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आजकल के दौर में जितनी तेजी से लॉ रैपिडली चेंज हो रहा है, अगर आप लोग पुलिस ऑफिसर्स उससे अवेयर नहीं है, उसका फायदा हम लोग उठाते हैं। सो इसी वजह से जिस तरह मैंने आपको बताया कि पिलर्स हैं क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से, इसके कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट टीवी पे दिया जाता है कि जी हमारे यहां डिफेक्टिव प्रोसिक्यूशन है, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, और वो लेटेस्ट इक्विपमेंट से वो लैस नहीं, और ये वो सारा कुछ। इसका जवाब भी जस्टिस फजल करीम ने दिया। तो जस्टिस फजल करीम साहब कहते हैं कि किसी भी क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। द फर्स्ट
the foremost and the most important one is the police. The first, the foremost, the most important one is the police. The next one is prosecution. The third one is the victim. The fourth one is the accused. And the fifth one is the judge. इनमें से कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के अंदर इनकैपेसिटेटेड है, इनकॉम्पिटेंट है, तो उसका यह मतलब नहीं कि जज इनकॉम्पिटेंट है या पुलिस की डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है. वो पूरे के पूरा उसका रिपल इफेक्ट आता है. सो इस वजह से मैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर ड्रग एंड क्राइम की एक पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स होती है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर वो ट्रेनिंग हम कंडक्ट करते हैं. उस ट्रेनिंग का एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है एंड आई विल ट्राई आफ्टर दिस इंट्रोडक्टरी सेशन कि मैं उसके ऊपर कुछ आप लोगों के साथ काम कर सकूं. उस ट्रेनिंग का उसका नाम है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन लाइजॉन विद द पुलिस एंड द प्रोसिक्यूशन. क्योंकि यू आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जिन्होंने वहां पे कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है एंड होपफुली, और अगर कोई भी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर भी ले लेकिन उसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना हो प्रोसिक्यूशन के अंदर के थ्रू, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. इसी तरह मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलता हूं जस्ट ऑफ द कफ. हमारे यहां प्रोसिक्यूशन जो है, जिसके आप भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोसिक्यूटर भी होते हैं, कॉन्सेप्ट है इंग्लैंड का, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्रोसिक्यूशन. शहबाज शरीफ साहब की पिछली गवर्नमेंट जो 2013 वाला थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जाए. और अगर आप वो सुनेंगे तो आपको काफी वो लगेगा भी अपीलेबल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आपका प्रोसिक्यूशन एक्ट है ना 2006 का, ये टोटल रेप्लिका है क्राउन प्रोसिक्यूशन ऑफ यूके एंड वेल्स. तो ये कॉन्सेप्ट भी वहीं पे है. कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर इंस्टेंस, इफ आई गेट टू मर्डर इन दिस ऑडिटोरियम, तो कोई भी बंदा 15 पे कॉल करेगा, पुलिस आ जाएगी. वर्टिकल प्रोसिक्यूशन कहती है कि सिर्फ पुलिस नहीं आएगी, प्रोसिक्यूटर भी आए, जो बताए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि इसमें एविडेंस कौन कौन सी, कैसी, कब, कहां से आपने कलेक्ट करनी है, क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंट करना है अदालत में जाके. सो इस वजह से वो एक लाइजॉन बनाना है. फिर जब आप चालान 173 का अदालत में जमा करवाएंगे, तो जिस प्रोसिक्यूटर ने आपको गाइड किया वही उसको प्रोसिक्यूट करेगा ट्रायल कोर्ट में. अगर अपील जाती है तो वही प्रोसिक्यूटर अपील में होगा, और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में जाती है तो वही प्रोसिक्यूटर वहां पे प्रोसिक्यूटर होगा. सो ये था कॉन्सेप्ट वर्टिकल प्रोसिक्यूशन का, बट वो नहीं इंप्लीमेंट हो सका, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और आप लोगों की इस तरह ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ताकि इनको फैसिलिटेट किया जाए. इट्स ऑल इन ऑल दिस प्रोसेस, जहां आपका सब्सटैंटिव लॉ है, जहां आपका प्रोसीजर लॉ है, द मोस्ट एंड द आई वुड से कि दोनों के दोनों रिडंडेंट हो जाते हैं अगर एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इस लॉ का नहीं पता. दैट इज कानून शहादत. अंग्रेजी में से कहते हैं एडजेक्टिव लॉ. एडजेक्टिव लॉ पूछा गया व्हाट इज एडजेक्टिव लॉ, तो जवाब ये मिला कि एडजेक्टिव लॉ ऐसा लॉ होता है जो सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को कॉम्प्लीमेंट करता है. आप जितनी मर्जी अच्छी शहादत कलेक्ट कर लें, लेकिन कानून शहादत के असूलों के मुताबिक अगर कलेक्ट नहीं की तो आप 173 की रिपोर्ट के साथ उसको लगा भी नहीं सकते. आपका रिलायंस है किसी वेपन के ऊपर, आपने उसकी रिकवरी भी तो बना ली है, लेकिन पीएफएसए से रिपोर्ट नहीं मंगवाई उसकी, और पीएफएसए जो रिपोर्ट आई है वो नॉन अटेस्टेड है, वो उसके डॉक्टर को नहीं बुलाया. सो दीज आर द थिंग्स सॉरी सो दीज आर द थिंग्स जो आपको कानून शहादत बताता है. इसी तरह पुलिस ऑर्डर है आपका, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो लॉ है उसकी बेसिस के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट को 2002 में इन्होंने डिवाइड किया, ऑपरेशन विंग एंड इन्वेस्टिगेशन विंग, एंड पुलिस रूल्स जो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं.
जब आप क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, द मेन सोसाइटल इंप्रेशन इज कि पुलिस की डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, परसेप्शन। ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब हम ट्रायल कंडक्ट कर रहे होते हैं या अपील के अंदर जाते हैं, तो ये बात ऑलमोस्ट 80% केसेस के अंदर जाके पता चलती है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस वाज परफेक्ट, जो जमीनियां लिखी गई दे वर द परफेक्ट, द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस विच वाज द प्रॉब्लम इन दैट, जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की वहां पे। सो इस वजह से कलेक्शन ऑफ एविडेंस, लॉज का पता होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए फॉर द बेटर क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंड आई मस्ट honestly confess something, the recent appointment, the appointment of the honorable your IGP, he has worked a lot. Usman Anwar sir, Dr. Usman Anwar sahab, मैंने उनके से बड़ा काम किया। He has worked a lot for you guys, for conducting these trainings, for your betterment, for your understanding, or criminal administration of justice के लिए this is very important that you should know that how the law is operating. यहाँ पे off the cuff एक और चीज आपको बताता चलूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और ये खासतौर पर उन लोगों के लिए जो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक जजमेंट है PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 77 जायद रहमान केस। जिस बंदे ने ये जजमेंट नहीं पढ़ी हुई, वो जितनी मर्जी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर ले, अगर इस जजमेंट के मुताबिक नहीं है तो वो उसमें बंदे की जो मुल्ज़म है उसकी बरियत इज मस्ट है। इसी तरह नारकोटिक्स के ऊपर रिसेंटली लॉ चेंज होने से सुप्रीम कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्राबैंड, लॉ हैज टोटली चेंज्ड। आप लोग बतौर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, हाउ यू गाइस कलेक्ट द एविडेंस, देयर आर सो मेनी जजमेंट्स, द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और अगर वहां नहीं है द प्रॉब्लम गोज ऑफ and accused take the benefit out of that. So in that regard, in the later detailed sessions, I will make a plan with the Shah Sahab for that how we have to proceed further regarding Pakistan Penal Code, CRPC and Kanun-e-Shah. Thank you. सजाएं हैं क्योंकि हिरार्की फर्क है। एक कत्ल अगर आप करेंगे तो वहां किसास के अंदर आपको सजा होगी, वो इस्लामिक हिरार्की है जिसके अंदर सेक्शन 304 ये बताता है कि अगर आपने किसास में सजा देनी है तो गवाह तज़कियतुल शहूद पे पूरे उतरने चाहिए। और यहां पे जिस तरह मैंने आपको कहा कि कानून शहादत कॉम्प्लीमेंट करता है दोनों लॉज को, तो आर्टिकल 17 QSO का इन ऑपरेशन आ जाएगा जो क्वांटिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जो असल चीज थी, क्योंकि हमारे यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप जिस वक्त ये किसासें दिए तो ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट हुआ था, तब भी बहुत रेयर शाज़ो नाज़र केसेस थे जिनको किसास में सजा हुई थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो सारे के सारे सेट असाइड कर दिए थे, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस कि कौन तज़कियतुल शहूद पे पूरा उतरता है। और तज़कियतुल शहूद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस बंदे ने जिंदगी में कभी कोई मेजर सिन ना की हो, मेजर सिन, वो तमाम की तमाम सिन्स डिफाइंड है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कही कि दूसरी हिरार्की के अंदर 302B आ जाता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई ट्रस्ट यू विद यानी टेल यू विद ऑल माय ऑनेस्टी, मेजॉरिटी ऑफ द जजेस एंड द प्रोसिक्यूटर्स डोंट नो अबाउट इट, मेजॉरिटी ऑफ देम। और वो ये है कि आप ऐसा क्या कत्ल करेंगे कि आपको सजाए मौत हो जाए, लेकिन उसी तरह के कत्ल के लिए आपको उम्र कैद होगी। तो उसके लिए जिस तरह मैंने आपको कहा, बतौर पुलिस ऑफिसर्स आपका डोमेन डिफाइनिंग सेक्शन है। जब आप सेक्शन 300 को उर्दू में या अंग्रेजी में पढ़िएगा, तो लॉर्ड मैकाले ने जब इसको ड्राफ्ट किया था तो उसने बहुत खूबसूरत तरीके से दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। एक, जहां आप विद इंटेंशन मर्डर करेंगे उसके लिए सजाए मौत है, और जहां विद नॉलेज आप करेंगे, आपकी इंटेंशन नहीं थी, अब बहुत थिन लाइन फर्क है इन दोनों के अंदर। नॉलेज इल्म में था कि आपके ये लाइकली एक्शन से डेथ कॉज हो सकती है, तो वहां लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और फिर तीसरी चीज, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। अक्सर आपने जजमेंट्स वगैरह में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सुना होगा कि जिसको 302C में सजा हुई है, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस।
अब उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो जजमेंट मैंने आपको बताई है, उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसकी जजमेंट मैंने आपको बताई है कि ये पुराना जो गैरत के नाम पे कत्ल हुआ करता था या जो सेल्फ डिफेंस, ये उस कैटेगरी में आया करते हैं जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस, यानी ऐसे तरीके से किसी क्राइम को करना या ऐसे हालातों वाकयात किसी मुकदमे में पैदा हो जाना जो जुर्म की नौयत और उसकी इंटेंसिटी को कम करते हो, तो वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस।